नमस्कार, मेरा नाम शिवानी कृष्णा है। मैं आज आपको आपके अंग्रेज़ी पुस्तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने वाली हूँ। यह जो पाठ है वह कोई कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है। आज आप एक भाषण पढ़ने वाले हैं। आप ने ज़रूर अपने जीवन में कभी ना कभी कोई भाषण ज़रूर सुना होगा, बल्कि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर भाषण बहुत बोले जाते हैं। ये जो भाषण है ये ऑन सान सू ची के ओर से उनके बेटे ने नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार करते समय ओस्लो में इस भाषण को दिया था। हालांकि ये जो पुरस्कार था ये पुरस्कार ऑन सान सू ची को दिया गया था, पर वो कुछ कारणवश वहाँ पर स्वयं उपस्थित नहीं हो पाई थी और इसीलिए उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने ये भाषण दिया था। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि उन्होंने कौन सी बातें कही थी इस भाषण में, किस प्रकार अपनी माता के विचारों को स्पष्ट किया था, ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ विषयों को समझ लें, क्योंकि जब आप इस भाषण को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये एक स्वीकृति भाषण है और एक बात और समझ में आएगी कि ये स्वीकृति भाषण नोबेल शांति पुरस्कार या नोबेल प्राइज़ को स्वीकार करते हुए दिया गया भाषण है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्वीकृति भाषण होता क्या है और ये भी पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ क्या होती है, कि किस तरीके का पुरस्कार है। तो पहला, व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस स्पीच? स्वीकृति भाषण क्या है? देखिए, किसी भी सम्मान या पुरस्कार के प्रति आभार या कृतज्ञता व्यक्त करने के माध्यम को स्वीकृति भाषण कहते हैं। जब भी आपको किसी भी प्रकार का सम्मान दिया जाता है, किसी भी प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है, तो उस पुरस्कार या सम्मान के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार, अपना धन्यवाद देने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उस माध्यम को हम लोग स्वीकृति भाषण कहते हैं। तो इस पाठ की अगर बात करें, तो इसमें ऑन सान सू ची जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वीकृति भाषण अपने बेटे के माध्यम से दिया। अब व्हाट इज अ नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने अपना ये जो भाषण है ये नोबेल प्राइज स्वीकार करते हुए दिया था। तो नोबेल प्राइज क्या होती है? यह एक ऐसा पुरस्कार है जो कि उन लोगों को हर साल दिया जाता है जो विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र या विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं। तो यह एक ऐसा पुरस्कार होता है जो कि हर साल, एवरी ईयर, उन लोगों को दिया जाता है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे विज्ञान हो, साहित्य हो, पर्यावरण हो, विश्व शांति हो, कोई भी क्यों ना हो, अर्थशास्त्र हो, कोई भी क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति एक अभूतपूर्व प्रयास करता है या फिर कोई ऐसा बदलाव लाता है जो कि लोगों के लिए हित में होता है, कहते हैं ना रिवोल्यूशनरी चेंज लाना, एक ऐसा बदलाव लाना जो कि बहुत ही बड़ा हो और उसका काफ़ी ज़्यादा लोगों पर उसका असर हो। तो जब इस तरीके का कोई योगदान करता है तो उसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है, स्वीकृति भाषण क्या होता है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि ऑन सान सू ची जी कौन थी, इनका जीवन कैसा था, इन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार के काम किए और इन्होंने अपने जीवन में ऐसे कौन से काम किए कि इनको इतने सम्मानित पुरस्कार से नवाजा गया, इन्हें इतना सम्मानित पुरस्कार का हकदार समझा गया। तो इसके लिए इनके जीवन को समझना ज़रूरी है, इनके प्रयासों को समझना ज़रूरी है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप अपनी किताबें अपने पास रखें और वह पृष्ठ खोल लें, वह पेज खोल लें जहाँ पर इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। और पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर नीचे दिए गए तथ्यों को मैं आपको समझाऊंगी। तो निवेदन है कि अपनी किताबें अपने पास रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। ऑन सान सू ची, born on 19th June 1945 in Rangoon, is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma. She won the Rafto Prize and the Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991.
The acceptance speech given here was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris on the occasion of the award of Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1991. तो ऑन सान सू ची जी जो है, इनका जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था। ये पेशे से एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार या लोकतंत्र कह लीजिए। प्रो का मतलब होता है लोकतंत्र का समर्थन करने वाले या लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन करने वाले, उसके लिए प्रयत्न करने वाले। और एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट का मतलब होता है एक कार्यकर्ता। तो वो कार्यकर्ता जो कि लोकतंत्र का समर्थन करे, उसे हम लोग कहते हैं प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। और साथ ही साथ ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की एक लीडर भी थी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल है। आप सब जानते होंगे कि हर देश में कुछ ना कुछ राजनीतिक दल होते ही होते हैं। जैसे भारत में कांग्रेस, बीजेपी, इस तरीके के राजनीतिक दल हैं। उसी प्रकार बर्मा में भी एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इसके ये लीडर रही हैं। इन्होंने राफ्टो प्राइज एंड साखरोव प्राइज भी जीता था अपने फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए इन 1990। साथ ही साथ नोबेल पीस प्राइज, जिसकी हम इस पार्ट में चर्चा कर रहे हैं, इस प्राइज को इन्होंने 1991 को जीता था। इसी प्राइज के लिए जो एक्सेप्टेंस स्पीच है या जो स्वीकृति भाषण है, ये इनके बेटे ने इनकी ओर से दिया था पुरस्कार समारोह में, जो कि ओस्लो में किया गया था दिसंबर 10, 1991, यानी 10 दिसंबर 1991 को ये पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। तो ये तो हो गया इनके बारे में थोड़ी सी बातें। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य या कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझ लेते हैं ऑन सान सू ची जी के बारे में, जिसके ज़रिए हमें इनके बारे में बहुत सी बातें पता चलेंगी कि किस तरीके का काम इन्होंने किया, क्यों ये हकदार थे, और बहुत सी बातें। तो इनका जन्म 19 जून 1945 को हुआ था, ये तो हम सब जानते हैं। और इनका जन्म स्थान था रंगून, जो कि म्यांमार या बर्मा कह लीजिए, उसका एक शहर है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज या नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया था, क्यों इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया? क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र के लिए और मानव अधिकारों के लिए निरंतर अहिंसक संघर्ष किया। इन दोनों ही बातों के लिए, लोकतंत्र का महत्व समझाने के लिए और जो मानव अधिकार है उन पर जोर देते हुए, लोगों को उसके बारे में बताते हुए एक अहिंसक तौर पर निरर्थक जो है निरंतर प्रयास किया, निरंतर संघर्ष किया। इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए, 1945 को इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म से ठीक 3 साल बाद 1948 को जो बर्मा है, जिस देश में इनका जन्म हुआ था, वह एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। 1960 से 1964 तक इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद वो भारत आ गई, दिल्ली आ गई अपनी आगे की पढ़ाई करने, जहाँ पर इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन में अपनी आगे की पढ़ाई की। इसके बाद 1964 से 1967 के बीच ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गई, जो कि इस विश्व का एक बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है। और वहाँ पर इन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। तो इनकी जो रुचि है वो किन विषयों में थी, ये आपको इससे समझ में आ सकता है। 1969 से लेकर 1971 तक इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में एक सहायक सचिव के तौर पर कार्यरत हुई और वहाँ पर इन्होंने बजट और सलाहकार समिति में इन्होंने काम करना शुरू किया। ये तो इन्होंने इनका जो काम था ये आपने जान लिया। इसके अलावा इनका जो स्वभाव था वो काफ़ी मदद करने वाला था और शाम में या जब भी इनके पास कोई और काम नहीं होता था तो ये अस्पताल में मरीजों की मदद किया करती थी और उन्हें पढ़ाया लिखाया करती थी और उनके साथ रहती थी, उनके साथ समय व्यतीत करती थी। 1972 में
ये भूटान की एक विदेश मंत्रालय में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हुई। तो फिर से इन्होंने एक मंत्रालय में काम करना शुरू किया और 1977 में आते आते यानी 1972 और 1977 के बीच के समय में इनका विवाह हुआ, इनके बच्चे हुए, ये माँ बनी। पर उसके बावजूद इतनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद इन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा, अपना ज्ञान वर्धन करना नहीं छोड़ा और इन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखनी शुरू की। इसके बाद 1984, 1985, 1987 में इन्होंने अपने बहुत से लेख छापे, बहुत से लेख पब्लिश किए और अच्छे अच्छे लेख पब्लिश किए, जिसके ज़रिए इनकी जो पढ़ाई है वो चलती रही। अगर आप देखना चाहें तो इन्होंने अपना एक लेख पब्लिश किया यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक मैगजीन में। 1985 में इन्होंने एक और लेख पब्लिश किया नेपाल और भूटान के बारे में, यानी अपने आसपास के देशों के बारे में भी पढ़ा करती थी, वहाँ की स्थितियों के बारे में पढ़ा करती थी। इसके अलावा इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखी और लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में इन्होंने अपनी आगे की जो डिग्री है उसे लेना इन्होंने शुरू किया। 1988 में 1988 में 26 अगस्त के दिन इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। पहला जन भाषण इन्होंने 1988 में 26 अगस्त को दिया था। इस भाषण में उन्होंने हजारों लोगों को संबोधित किया और हजारों लोगों को लोकतांत्रिक सरकार के बारे में अवगत कराया कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और उसकी क्या महत्व है, क्यों हमें लोकतांत्रिक सरकार का जो समर्थन है वो करना चाहिए। इस भाषण से ही आप उनकी रुचि समझ सकते हैं कि उनका झुकाव किस ओर था। उनका झुकाव था एक राजनीतिक दल बनाने में और यही हुआ। 24 सितंबर 1988 को इन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो कि एक राजनीतिक दल है जिसकी बात हमने इसके पहले भी की थी, इस दल की इन्होंने स्थापना की और इस राजनीतिक दल का जो मेन मुद्दा था या जिस पर ये काम करती थी वो था अहिंसक तौर पर अपना विरोध जताना सरकार की गलत पॉलिसी के तरफ। 1989 यानी 1989 में फरवरी में इन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। लोग, जो सरकार थी उस वक्त बर्मा की, वो इनकी शक्ति जानती थी, इनका प्रभाव जानती थी लोगों पर, इसीलिए इनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा दिया गया। और जुलाई में ही, फरवरी में जहां इन पर प्रतिबंध लगाया गया, जुलाई में ही इनको नजरबंदी का आदेश दे दिया गया। बिना इनको इनकी बात रखने का भी मौका नहीं मिला, कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, सीधे इनको नजरबंदी का आदेश दे दिया गया। 1990 की बात करें तो 27 मई 1990 को बावजूद इसके कि इन्हें इलेक्शन में लड़ने का मौका नहीं दिया गया, चुनाव में लड़ने का मौका नहीं दिया गया, फिर भी इनकी जो पार्टी थी वो 82% सीटों के साथ चुनाव जीत गई। 12 अक्टूबर 1990 को इन्हें रैफ्टो ह्यूमन राइट्स प्राइज का विजेता घोषित किया गया। 1991 10 जुलाई को यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इन्हें साखरोव ह्यूमन राइट्स प्राइज का विजेता चुना। तो इनकी जो काम था, इनकी जो लगन थी, इनकी जो मेहनत थी, वो रंग लाई और 2 पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। इसके बाद 14 अक्टूबर 1991 को नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी, ये एक ऐसी कमेटी होती है, ये एक ऐसी समिति होती है जिसका काम होता है नोबेल पीस प्राइज के या नोबेल प्राइज के विजेता का चयन करना। तो इस कमेटी ने नोबेल पीस प्राइज के विजेता के तौर पर ऑन सान सू ची जी की घोषणा की, उनके नाम की घोषणा की और इन्हें यह पुरस्कार का विजेता घोषित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इन्होंने इस पुरस्कार को जीता तो इस पुरस्कार के साथ उन्हें एक पुरस्कार राशि भी मिली होगी। उस राशि का इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया और 1992 में इन्होंने इस बात की घोषणा की कि जो विजेता राशि इन्होंने जीती है, जिसका जो मूल्य है वो $1.3 मिलियन है, इसका प्रयोग ये बर्मा के लोगों के लिए करेंगी, बर्मा के लोगों के हित में करेंगी और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य
के लिए एक ट्रस्ट बनाने में इसका प्रयोग वो करेंगी। तो अगर आप इनके इन जीवन तथ्यों के बारे में पढ़ें तो आपको ये ज्ञात होगा कि इन्होंने शुरुआत से ही लोगों के लिए अपना जीवन जिया, लोगों को सही रास्ता दिखाने में जीवन दिया। ये एक बहुत ही शिक्षित महिला थी, शुरुआत से ही कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी इन्होंने, हमेशा पढ़ाई में ध्यान रखा। ये हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब आप उस भाषा को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उस स्थिति को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो कि आगे पाठ में आने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप एक बार फिर से इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में जब हम इस पाठ की शुरुआत करें, इस भाषण को समझना शुरू करें, तो आपके दिमाग में पूर्व पीठिका बनी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो पाठ की शुरुआत